नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ज्योग्राफिकल नॉलेज के इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग का जो टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मरुस्थलों का विकास कैसे हुआ है। ठीक ना। आज हम लोग ये जानेंगे कि मरुस्थलों का विकास किस प्रकार हुआ है या फिर किन कारणों से हुआ है। तो कुछ कारण हैं जो मरुस्थलों के विकास के लिए प्रभावी रहे हैं, तो आज उनको जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं कि आज ये कि मरुस्थलों का विकास कैसे हुआ है। ठीक ना। तो आइए देखते हैं, यह ग्लोब, ठीक ना। और ग्लोब पे मरुस्थलों का विकास कैसे हुआ है ये समझने के लिए मैं यह बता रहा हूँ आपको। ठीक ना। तो आप देखिए, ग्लोब पे यह है 0 डिग्री अक्षांश रेखा और ऊपर में आप 30 से 35 या 30 से 40 डिग्री अक्षांश रेखा, यह 30 से 40 डिग्री उत्तरी और यह 30 से 40 डिग्री दक्षिणी। जो बीच में 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, विषुवत रेखा, इसके 10 डिग्री उत्तर में और 10 डिग्री उत्तर में और 10 डिग्री दक्षिण में, क्या बोलते हैं इसको, बीच का जो, इसे ITC जेड बोलते हैं। ठीक ना। ITC जेड क्या है कि यहाँ पे ये निम्न दाब का क्षेत्र होता है। ठीक ना। निम्न दाब का क्षेत्र होता है। और ये निम्न दाब का क्षेत्र क्यों होता है? क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती है। ठीक ना। सीधी किरणें पड़ती है, लंबवत पड़ती है, तो यहाँ पे उस सूर्य की ऊष्मा ज़्यादा प्राप्त होती है। जब यहाँ पे सूर्य की ऊष्मा ज़्यादा प्राप्त होती है तो ये क्षेत्र जो है 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी, 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है, यह हमेशा गर्म रहता है और यहाँ की हवाएं भी गर्म होकर ऊपर उठती रहती है। तो जब हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है तो उनके खाली स्थान को भरने के लिए दोनों गोलार्धों से, उत्तर से और दक्षिण से, ठीक ना, हवाएं चलती हैं इस खाली स्थान को भरने के लिए। ठीक है। लेकिन जो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है वो है हवाएं जो ऊपर जाने के बाद ठंडी होती है, संघनित होती है और भारी होती है, ठंडी होती है, और उसके बाद वो नीचे उतरती है। तो जब वो नीचे उतरती है तो वो इन अक्षांशों पे नीचे उतरती है, 30 से 40 डिग्री उत्तरी और 30 से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पे नीचे उतरती है। ठीक ना। तो जो उष्णकटिबंधीय निम्न दाब का क्षेत्र होता है, ठीक है, जिसे डोल ड्रम पेटी भी कहते हैं, तो इनसे हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है और 30 से 40 डिग्री अक्षांशों पर नीचे उतरती है। तो जहाँ हवाएं नीचे उतरती है वहाँ क्या होता है, उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है। उच्च वायुदाब का क्षेत्र जहाँ होता है वहाँ पे बादल रहित आकाश होता है। ठीक ना। तो बादल आकाश रहित क्या सूचक है कि वहाँ पे आसमान साफ होगा और वहाँ पे वर्षा नहीं के बराबर होगी, है ना। तो और जहाँ से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, वहाँ पे जब हवाएं ऊपर उठती हैं तो ऊपर उठते समय वो अपनी नमी नीचे छोड़ देती है, तो वहाँ वर्षा होता है। तो ये जो आप 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश रेखा देख रहे हैं, यहाँ पे साल भर वर्षा का क्षेत्र है। और ये जो 30 से 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश है, ये उच्च वायुदाब का क्षेत्र है और यहाँ वर्षा नहीं होती है। तो जो मरुस्थलों का विकास है, अगर आप विश्व मानचित्र पर देखें तो एटलस में अगर आप विश्व मानचित्र पर देखेंगे तो जो 30 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 से 40 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, उसी के आसपास के बेल्ट में आपको मरुस्थलों का विकास मिलेगा। ठीक ना। तो वो मरुस्थल उष्ण मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है, तो वैसे मरुस्थल को उष्ण मरुस्थल कहते हैं। तो एक बात ये कि इन अक्षांशों पे क्या है, गर्म मरुस्थलों का विकास हुआ है और यहाँ वर्षा नहीं के बराबर होती है, नाम मात्र की होती है। जो वार्षिक कितना 25 सेंटीमीटर माना जाता है, वार्षिक 25 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है या उससे कम होती है। ठीक ना। तो ये हुआ मरुस्थलों का एक पहला कारण कि
इन अक्षांशों पे 30 से 40 डिग्री जो अक्षांश है उत्तरी या फिर दक्षिणी, वहाँ पे मरुस्थलों का विकास हुआ है। उसका कारण क्या है कि वो उच्च वायु दाब का क्षेत्र है और वहाँ पे वर्षा न के बराबर होती है। और दूसरा कारण क्या है कि जितने महाद्वीप है, ठीक ना, जैसे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, वहाँ पे क्या है कि जो महाद्वीप है उसके पश्चिमी भाग में, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में आप देखें ठंडी जलधाराओं का विकास रहता है, ठीक ना। आप इसी चैनल पे देखेंगे कि 2 क्लास महासागरीय धाराओं से संबंधित एक चैनल पे पड़ा हुआ है, उसे आप जा करके देखें तो आप पाएंगे कि महाद्वीप के पश्चिमी भागों पे ठंडी जलधाराएं बहती है, ठंडी जलधाराएं बहती है। तो जहाँ ठंडी जलधाराएं बहती हैं वहाँ पे वाष्पीकरण नहीं होता है, और वाष्पीकरण नहीं होगा तो हवाओं में नमी नहीं रहेगी, तो वर्षा नहीं होगी। तो एक दूसरा कारण क्या है कि महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पे, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पे, जैसे ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में, यहाँ पे पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा चलती है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि वेनेजुएला की जलधारा चलती है, ठीक ना। तो ये ठंडी जलधाराएं हैं। तो क्या है कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मरुस्थलों का विकास इन 2 कारणों से माना जाता है। एक पहला कारण कि मरुस्थलों का विकास है वो ज़्यादातर उच्च वायुदाब के क्षेत्र में है, और अधिकांश मरुस्थल उच्च वायुदाब के पेटी में फैले हुए हैं, और मरुस्थल जो है महाद्वीप के पश्चिमी भाग में अधिक है। तो इन 2 कारणों को माना जाता है मरुस्थलों के विकास के पीछे कारण। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है ये आप समझ पाए होंगे। इसके बाद हम बात करें कि मरुस्थल होते कितने प्रकार के हैं। तो मरुस्थल मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं उष्ण मरुस्थल, उष्ण मरुस्थल, और दूसरे होते हैं शीत मरुस्थल, और एक होते हैं तटीय मरुस्थल, और एक होते हैं आपके उष्ण, शीत, तटीय, और एक होते हैं ध्रुवीय मरुस्थल। तो ये 4 प्रकार के मरुस्थल होते हैं। उष्ण मरुस्थल क्या है, जो हमने बताया आपको कि 30 से 40 डिग्री उच्च वायुदाब का जो क्षेत्र होता है अक्षांशों पर, वहाँ जो मरुस्थल का विकास हुआ है वो उष्ण मरुस्थल है। और जो तट के किनारे, जैसे अफ्रीका में आप देख रहे हैं तट के किनारे, फिर से आप पाएंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर मरुस्थल है, अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में आप देख रहे हैं पश्चिमी तट पर मरुस्थल है। तो पश्चिमी तट पर मरुस्थल जो है तटीय मरुस्थल है। तो तटीय मरुस्थल का उदाहरण है। शीत मरुस्थल क्या है, शीत या शीतोष्ण मरुस्थल इसको बोल सकते हैं। तो शीतोष्ण मरुस्थल क्या है कि महाद्वीपों के भीतरी भाग में, महाद्वीपों के भीतरी भाग में जो समुद्र से अधिक दूर है, और वहाँ पे वर्षा नाम मात्र की होती है, और वो एक तरह से शुष्क क्षेत्र है। तो वो क्या है, और शुष्क क्षेत्र है, और दूसरा क्या कि उनकी जो स्थिति है वो शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है, तो इसलिए उसे शीतोष्ण मरुस्थल कहते हैं, वो उष्ण मरुस्थल नहीं है। और एक जो शीत मरुस्थल है, शीत मरुस्थल या फिर ध्रुवीय मरुस्थल, ये क्या है, ये वर्ष भर बर्फ की चादरों से ढके रहते हैं। उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव इसके उदाहरण है शीत मरुस्थल के, क्योंकि यहाँ वनस्पति भी नहीं पाई जाती है, और शुष्कता इतनी अधिक रहती है कि जो वहाँ पे बर्फ जो रहते हैं उनमें आपके कपड़े भी गीले नहीं होते हैं, ठीक ना। तो ये है मरुस्थलों से संबंधित कुछ तथ्य जो हमने आपके साथ साझा किया, और अगले वीडियो में हम जल्द ही देखेंगे विश्व में मरुस्थलों का वितरण, और कहाँ कौन मरुस्थल है उसको पढ़ेंगे, जानेंगे। तो आज इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।